बच्चों अब हम प्रीपोजिशन के दो प्रीपोजिशन ऐसे बताएंगे जो हमारे बहुत अधिक काम में आते हैं। वो क्या है, सुनो आप। एट और दूसरा इन। एटी एट और आई एन इन। इनके हिंदी में अनुवाद करेंगे तो में, अंदर, इसका होगा पर, ऊपर। एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ प्रीपोजिशन के बारे में, दो गहरी बातें बताता हूँ, जिंदगी में मात नहीं खाओगे। एक तो प्रीपोजिशन का कभी भी शब्द का अर्थ मत निकालो, मतलब भाव का अर्थ निकालो। भाव का मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये व्यक्त क्या करना चाहता है, समझाना क्या चाह रहा है, ये एक्सप्रेस क्या करना चाहता है, एक्सप्लेन क्या करना चाहता है। जैसे उदाहरण के लिए, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, अगर इसके शब्दों की अंग्रेजी बनाऊंगा तो क्या होगा, माई हेड यानी मेरा सिर, इज यानी है और ईटिंग यानी खा रहा, माई हेड इज ईटिंग सर्कल यानी चक्कर, तो माई हेड इज ईटिंग सर्कल। ये तो हुआ इसके शब्दों की अंग्रेजी। क्या की अंग्रेजी? शब्दों की। लेकिन शब्दों की अंग्रेजी कभी नहीं बनती। अंग्रेजी अनुवाद की खास बात बता रहा हूँ, उसका मर्म, उसका जिस्ट, उसका सारांश, निचोड़, एसेंस जिसको बोलते हैं ना। जैसे एक पेड़ कटता तो उसका इत्र बनता है, इतना सा, तो इत्र बता रहा हूँ कि प्रीपोजिशन हमेशा अंग्रेजी जो बनती है, हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद होता है, वो भावार्थ का होता है। तो अगर शब्दों का मैंने बना दिया मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो मेरा सिर यानी माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स, गलत। तो इसकी अंग्रेजी, सही अंग्रेजी क्या होगी, आई एम फीलिंग गिड्डी, अर्थात मुझे चक्कर से आ रहे हैं। आई एम फीलिंग गिड्डी, मुझे अनुभव हो रहा है गिड्डी का, महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है। तो शब्दों की अंग्रेजी नहीं बनती, भाव की बनती है। तो प्रीपोजिशन में भी भाव ही आते हैं। अब सुनो, एट और इनका प्रयोग समय बताने के लिए भी किया जाता है, तब हम इनको बोलते हैं समय सूचक। इंग्लिश में बोलेंगे टाइम प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे भाई? और इन दोनों का प्रयोग या उपयोग या यूज या एप्लीकेशन हम स्थान बताने के लिए भी करते हैं। जैसे समवन इज वेटिंग एट द गेट, गेट पर कोई इंतजार करता है, इसमें एट जो शब्द है ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो यहाँ स्थान हुआ। माई ब्रदर इज वेटिंग एट बस स्टैंड, मेरा भाई बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा है, तो वहाँ भी एट आया। जब बस स्टैंड आया तो एट कौन सा प्रीपोजिशन हुआ? स्थान बताने वाला, समय बताने वाला नहीं हुआ। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, यहाँ पर भी एट का प्रयोग हुआ, लेकिन यह क्या बता रहा है? समय। तो जब एट और इन समय के बारे में इशारा करें, समय के बारे में बताएं, समय के बारे में समझाएं, इंडिकेट करें, पॉइंट आउट करें, दर्शाएं, तब हुआ टाइम प्रीपोजिशन। तो इन दोनों का टाइम प्रीपोजिशन के रूप में भी उपयोग में होता है और प्लेस प्रीपोजिशन के रूप में भी उपयोग दोनों के रूप में उपयोग होता है। पहले हम करेंगे इसका टाइम के रूप में कि एट और इनका समय बताने के लिए किस प्रकार हम उपयोग करते हैं। अब सुनो ध्यान से। समय भी बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो घड़ी बताती है 5 बजे हैं, 10:02 हुए हैं, 4:03 हुए हैं। एक वो जो घड़ी नहीं बताती है, अर्थात सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। ये घड़ी में थोड़ी आता है रात है। तो टाइम दो प्रकार के हो गए, वॉच टाइम यानी घड़ी का टाइम, और नॉन वॉच टाइम जो घड़ी का समय नहीं है, अर्थात सुबह, दोपहर, शाम। तो पहले मैं आपको लूँगा नॉन वॉच टाइम, पहले इसको ले रहे हैं अपन। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम प्रीपोजिशन। एट और इनका जब टाइम प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तब कैसे लेते हैं। इसमें भी फिर आगे दो कैटेगरी हो गई, एक वॉच टाइम और एक नॉन वॉच टाइम। नॉन वॉच टाइम में क्या आ गया? सुबह, दोपहर, शाम, रात। अब देखो मेरी तरफ बड़े ध्यान से। सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है, उससे थोड़ा पहले हल्का सा उजाला हो जाता है। इतना उजाला हो जाता है कि हम देख सकते हैं, सामने चलेंगे तो हम टकराएंगे नहीं, उजाला। लेकिन सूर्य नहीं निकला होता है, उसको हिंदी में कहते हैं उषा काल। क्या कहते हैं भाई? बेटा इधर टिल्ट कर देना का जोर। नहीं, उषा काल अलग है, 1 मिनट। उसको बोलते हैं तड़के। क्या बोलते हैं भाई?
और हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डान, DAWN, डान। ये डान वो नहीं है, अमिताभ बच्चन वाला डान नहीं है जो डांस करता था, वो डान नहीं है। ये DAWN, डान यानी तड़के ही। समझ में आ गई? अर्थात दिन उग गया भाई, सूरज उगने लग रहे हैं, दिल उग गया, तो तड़के बोलते हैं। और सूरज उगने से थोड़ा पहले आकाश में बादल लाल लाल से हो जाते हैं, है ना, उसको भी यही बोलते हैं उषा काल। उषा काल डान के दो अर्थ हो गए, एक तो तड़के और एक उषा काल। जैसे अपन गांव में कहते हैं ना, हमारा दादा तो तड़के ही खेत में चले गो। तड़के का मतलब जब सूरज नहीं निकला, लालिमा हो रही है, सामने दिख रहा था, बोलते ना तड़के चले गो। मैं तो तड़के उठ सुबह जाऊँगा जल्दी। तो तड़के का मतलब वो समय जब सूर्य नहीं निकला लेकिन उजाला हो गया, इतना उजाला कि हम टकराएंगे नहीं। उसको देसी भाषा में आम बोलचाल में तड़के भी कहते हैं, हिंदी में उषा काल और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डान। ठीक है भाई। अब डान के बाद क्या होता है, सूर्य उगेगा। अब सूर्य उगना हम किसे कहेंगे, थोड़ी देर के लिए समझ लो आप कि ये पहाड़ी है और ये सूरज है। अब सूरज निकला, ये निकला, इधर देखो, ये सूरज निकल गया, तो इसको बोलते हैं सनराइज यानी सूर्योदय। तो DAWN, डान, डान के बाद में सन राइज, सूर्योदय का जानते हो, सूरज की पहली किरण निकली, पूरा गोला निकला, सूर्योदय हो गया। तो पहले डान, इसके बाद में ये। फिर जो समय होता है वो होता है मॉर्निंग। क्या होता है भाई, मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद में क्या होता है, दोपहर। दोपहर होता है ना, दोपहर को क्या बोलते हैं, नून। नून के बाद क्या होता है, आफ्टर नून। और आफ्टरनून के बाद में एक शब्द ध्यान से रख लो, जिंदगी भर काम आएगा, गो यानी गाय, धूल यानी मिट्टी, और वेला यानी समय। वो समय जब जंगल से गायें और मवेशी, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, कोई भी मवेशी चर के आते हैं, तो उसके पाँव की जो थाप पड़ती है मिट्टी के ऊपर, मतलब टकराती है, थाप पड़ना नहीं टकराना, तो स्ट्राइक विथ, तो कोलाइड विथ, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी उड़ती रहती है 1-2 फीट तक चलते ना भेड़ें गाय। तो वो जो समय होता है सूर्यास्त से थोड़ा पहले का, वो समय जब गायें, जो भी मवेशी है, जो कैटल जिसको बोलते हैं, एनिमल्स जंगल से अपने आप घर लौटते हैं, उस समय को कहते हैं गोधुली वेला। जैसे कहते हैं ना भाई शादी गोधुली वेला की है, टाइम से अपना काम नहीं पड़ जाएगा, तो गोधुली वेला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डस्क। क्या कहते हैं भाई, डस्क। तो DUS के डस्क, डस्क यानी गोधुली वेला का समय, अर्थात सूर्यास्त से थोड़ा पहले जब मवेशी वगैरह जंगल से घर में चल के आते हैं और उनके पाँव के थाप से थोड़ी मिट्टी उड़ती रहती है ना कमर तक, थोड़ी 1-2 फीट, वो समय गोधुली वेला कहलाता है। कहते हैं ना फेरे गोधुली वेला के। तो अब आफ्टरनून के बाद में क्या आएगा, डस्क आएगा। अब डस्क के बाद में क्या आएगा, इवनिंग। क्यों भाई, आएगी नहीं आएगी, और नाइट यानी रात या मिडनाइट। अब ये जो भी समय है, ये है नॉन वाच टाइम, यानी वो समय जो घड़ी नहीं बताते, अर्थात नॉन वाच टाइम। ठीक है, वाच का टाइम नहीं, वाच घड़ी का तो अपन जानते हैं, ये सब चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब इनमें तुम्हें एक जोरदार चीज़ बताता हूँ, सुनना है। इन द मॉर्निंग, ये याद रखना खोपड़े के अंदर, दिमाग में, इन द मॉर्निंग। इसका अपोजिट याद रखो, इन द इवनिंग। इससे पहले लगाओ इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का अपोजिट क्या हुआ बच्चों, इवनिंग। ये रहा इवनिंग, इसका अपोजिट हुआ इन द इवनिंग। और इसका मध्य समय, बीच का समय, औसत समय, एवरेज समय, मिड टाइम, अंग्रेजी में मिड टाइम भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, बीच का मेड़। तो सुबह और शाम के बीच का मेड़ क्या हुआ, बाद दोपहर, है ना। तो इसमें भी यही आता है, मतलब इन द मॉर्निंग, इसका अपोजिट इन द इवनिंग, और इन दोनों का मध्य, औसत जिसको बोलते हैं, एवरेज, बीच का समय, वो क्या हुआ इन द आफ्टरनून। बाकी सब में एट डान, बाकी सब में एट डान, एट सन, बाकी सब में एट लगा दो बस, किसी नाई ब्राह्मण से पूछने की जरूरत नहीं, सीधा लगा दो आंख मीच के, एट डान एट सनराइज। बस इसका
तो शुरू कैसे करोगे? इन द मॉर्निंग, इसको समराइज कर देता हूँ मैं। इन द मॉर्निंग, इसका अपोजिट इन द इवनिंग, इसका बीच, एवरेज, औसत, मिड टाइम, बीच का समय, इन द आफ्टरनून, बाकी सब में एट। कैसे? ऐसे, एट डान, एट सनराइज, एट नून, एट डस्क, एट नाइट, एट मिडनाइट। अब कौन सा बच गया ना बच्चों? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। क्लियर? तो ये तो हुआ नॉन वास्ट टाइम। और जो घड़ी का समय, जो घड़ी बताती है, जैसे 5:10, आई शैल रीच, मैं पहुंचूंगा एट 5:10 AM, यानी 5:10 में सुबह के टाइम। जो घड़ी बताती है उससे पहले भी एट आता है, लेकिन ये तो हमने नॉन वास्ट टाइम की बात की, ये घड़ी की बात की। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये तो हुआ बच्चों नॉन वास्ट टाइम। अब वास्ट टाइम में क्या है? वास्ट टाइम में भी इन ही आता है। नॉन वास्ट टाइम में कहाँ कहाँ इन आता? एट और इन आता है, मैंने बता दिया। और वास्ट टाइम में जो समय घड़ी बताती है उसमें हमेशा एट आता है। वास्ट टाइम में हमेशा क्या आता है? एट। क्लियर? ओके, थैंक्स।